मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से कई लोगों का ये मानना था कि इमरान सर क्या मैथ रीजनिंग अकेले चलेगी, क्या हिंदी क्लास जो दरोगा और लेखपाल के लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप कब से स्टार्ट करेंगे, कब से उसकी प्रैक्टिस सीट चालू कराएंगे, कैसे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे कारक पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, उस पर आज पर चर्चा होगी। अब हिंदी क्लास भी मंडे से परमानेंट स्टार्ट हो गई है। अब इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हिंदी और जीएस दोनों चालू कर दी जाएगी। अब पर डे आपको मैथ, पर डे आपको रीजनिंग, पर हफ्ते में 3 दिन हिंदी, हफ्ते में 3 दिन जीएस कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हिंदी कैसे चलेगी, जीएस कैसे चलेगी, वो भी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद अब इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ये जो आपके सामने मेरे पीछे बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑनलाइन में जुड़ने का बैकग्राउंड है। अध्ययन एकेडमी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का। ऑनलाइन कोर्स के लिए जुड़ने के लिए 8299643920 पर आप अपने पेटीएम के द्वारा, भीम ऐप के द्वारा पेमेंट करना चाहेंगे ऑनलाइन तो कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये फीस ही है। ये फीस नहीं है, एक नॉर्मल चार्ज है। तैयारी कर सकते हैं एसएससी की, दरोगा की, लेखपाल की, एसएससी जीडी की। इसके सिवा आपको परमानेंट इसके वीडियो डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप दबाए रहेंगे और चैनल अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप अपने आप हर उस चीज़ को पा जाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। नोटिफिकेशन आपको परमानेंट मिलता रहेगा, बस नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टेलीग्राम लिंक पे जिस पे आपके एडमिशन हुए हैं, लगभग अभी तक 113 एडमिशन मैं ले चुका हूं, लेखपाल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी के लिए और दरोगा के लिए। धन्यवाद जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। ये उनको लगता है कि अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद का एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है बहुत बेहतर दिया जाएगा। आइए आज हमारी आपकी परिचर्चा जो होगी वो होगी विषय हिंदी सिलेबस पर। क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी सिलेबस आपके सामने मैं रखूंगा उसके ऊपर आप एक भी अक्षर पढ़ के मत जाइएगा। मैं खुद ही आपको पूरा पढ़ा दूंगा, खुद ही उसकी पूरी प्रैक्टिस सीट करा दूंगा। धन्यवाद। ये आ गया सिलेबस सर आपका। रुक जाओ भाई, भागो मत। ये सिलेबस है आपका और सिलेबस को बढ़ाने की कोशिश में हूं, हल्का से ये बढ़ जाए। ये बढ़ा, इतना पर्याप्त है बढ़ाने के लिए। सब कोई जुड़ जाइए लाइव भाई, जितने लोग हैं सब कोई लाइव जुड़ जाइए। सामने आपके सिलेबस लिखा हुआ है, ये सिलेबस ही आपको पूरा पढ़ना है। इलाहाबाद की किसी भी ऑनलाइन क्लासेस से आप जब अपने आप को मिलाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी पेपर दीजिए, आप दरोगा दीजिए, आप लेखपाल दीजिए, आप एसएससी जीडी दीजिए, आप वीडियो का पेपर दीजिए, आप समीक्षा अधिकारी दीजिए, पढ़ना आपको यही पड़ेगा। इसके सिवा कुछ आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी अगर आएगी तो हिंदी इसके ऊपर से नहीं आएगी। आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ हिंदी और आपके सामने लिखा हुआ पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। इसी पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इसी का आपको प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जैसे जो पॉइंट होंगे उसके कराए जाएंगे। इसके सिवा कुछ अलग से नहीं है, यही आपको पढ़ना होगा पूरी तरीके से। इतना आपको जो पढ़ना है, पाठ्यक्रम आपके सामने, सारी चीज़ें आपके सामने लगी हुई हैं एक लाइन से। कोई भी पेपर देंगे आपके लिए पर्याप्त मात्रा में होगा। आज इसी हिंदी के सिलेबस पे हमारी अब की परिचर्चा होगी, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कैसे क्वेश्चन उठते हैं,
बहुत सारे बच्चे मैसेज में कह रहे थे इमरान सर आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी। जीएस में इकोनॉमिक्स और हिंदी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक अलग से जीएस आता है जिसे उत्तर प्रदेश समान ज्ञान कहते हो। इन तीनों पर हमारी आपकी परिचर्चा परमानेंट बनी रहेगी, हर पॉइंट पर हमारी आपकी बात होती रहेगी। अब खूब गंभीरता के साथ सबको ऑफलाइन आ जाइए। जो लोग एक आध दो लोग, मैं परमानेंट मैथ और रीजनिंग क्लास में देख रहा था कि एक आध बहादुर ऐसे थे जो बता रहे थे मैं फला जगह पढ़ा हूँ, फला टीचर नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जो भी टीचर आएगा उसकी अपनी गुणवत्ता होगी, और जो गया होगा इस कोचिंग से उसका अपना खुद का कर्म होगा। उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लोकतांत्रिक देश है, सब आज़ाद हैं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। सर अकॉर्डिंग टू मी ही कोचिंग चलाई जा सकती है, इसके सिवा किसी और प्रकार से कोचिंग नहीं चलाई जाएगी। आइए आज हमारी आपकी परिचर्चा हो जाए। सारे लोग बेटा ऑनलाइन आ जाओ। इसको मिटाल दे रहा हूं मैं। सारे लोग ऑनलाइन आ जाइए, आप सब जल्दी जल्दी आइए भाई ऑनलाइन। पाठ्यक्रम सब आपके सामने है। जैसे सबसे मैंने पाठ्यक्रम में पहले आपसे कहा था, भाषा पाठ्यक्रम में सबसे पहले कहा था, पाठ्यक्रम पीछे है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको पूरा पाठ्यक्रम आपको सामने दिखाई देगा। भाषा मैंने आपसे कहा तो भाषा शुरुआत है हिंदी की, यहीं से हिंदी की शुरुआत की जाएगी। भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का उदय कैसे माना जाता है, कौन से ये भाषा ली गई है, ये कौन सी धातु है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष नामक दास से होती है बेटा। ये इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, पूरी भाषा के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन सी भाषा का उदय कैसे कैसे होता है, सबसे पहली भाषा कौन सी है। जैसे हमने कहा भाषा हिंदी की पहले की भाषा संस्कृत है, भाषा के बारे में पढ़ाया जाएगा। और हिंदी के बारे में सबसे पहले किस राइटर ने अपनी बात रखी और किस पुस्तक में रखी उसके बारे में बताया जाएगा। भाषा के बाद भाषा की विशेषताएं बताई जाएंगी। भाषा बताई जाएगी, भाषा के बाद भाषा की विशेषताएं बताई जाएंगी। और भाषा की विशेषता के बाद भाषा के भेद बताए जाएंगे, जिसे आप प्रकार कहते हो। भाषा के भेद दो प्रकार से बताए जाएंगे। नंबर एक, बोलियां परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। नंबर दो पे भाषा के तीन भेद होंगे, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। इस टाइप से भाषा के भेद होंगे। भाषा की विशेषता जब बताएंगे तो आपको विस्तार दिया जाएगा। भाषा का उदय कैसे होता है, भाषा का महत्व क्यों है, ध्वनि को भाषा क्यों कहा गया है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, इस सब के बारे में चर्चा होगी। कौन से राइटर ने हिंदी के बारे में सबसे पहले बताया उसके बारे में बात होगी। भाषा के कितने परिवार होते हैं, भाषा के परिवार में भारोपीय भाषा का क्या महत्व है, द्रविड़ भाषा का क्या महत्व है, ऑस्ट्रिक भाषा का क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा होती रहेगी हमारी आपकी। इसके बाद नंबर दो पे बात आती है बहुत शॉर्ट में समझिएगा। मैं वादा करता हूं आप ऑफलाइन ऑनलाइन हिंदी बहुत सारे टीचरों से पढ़े होंगे, ऑनलाइन हिंदी हमसे भी आप पढ़ेंगे। मेरा वादा है कि केवल एक कॉपी और एक पेन लेकर आप सामने बैठिएगा, मैं आपको पूरी हिंदी इसी प्लेटफॉर्म पर रटा दूंगा। खुद भी जुड़िए, अपने सारे मित्रों को जोड़िए। मैं देखता हूं लाइव चल रहे हैं 90 और लाइव जा रही है 40, तो 50 क्या कर रहे हैं भाई साहब। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर आपको बेटा पढ़ा सकता हूं तो एक लाइक तो हमारी आपसे बनती ही है, ताकि आप डिसलाइक कर दो यार, मैं कहता हूं लाइक ना कर पाओ तो कोई तकलीफ नहीं है। 4-5 तो मेरे इतने खास प्रशंसक हैं
कि मेरा नेल थंब जाते ही बिना देखे ही हमको डिसलाइक कर देते हैं। तो जो लाइक डिसलाइक वाले जब इतना महत्व हमको देते हैं, तो जो लाइक वाला हमारा बच्चा है जो हमारे साथ 90 जुड़ता है, वो तो कम से कम लाइक और कमेंट करे, शेयर करे, ताकि डिसलाइक वालों का महत्व शून्य हो सके। आइए नंबर 2 पे भाई, लिपि और साथ ही साथ देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। आइए बात आती है लिपि की, बात आती है लिपि की, तो सबसे पहले जिस चीज का उदय होता है उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि से ही, ध्वनि के ध्वनि चिन्हों को ही हम आगे बना लेते हैं लिपि, ताकि विचारों को समझाने का आसान तरीका लिपि के माध्यम से किया जा सके। जो दूर दराज लोग हैं, जो हमारी भाषा आवाज को या ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, उनको समझाने का सबसे सरल साधन लिपि है। जिस ध्वनि का प्रयोग हम करते हैं, जो आकाश में समा जाती है, उसका कोई अस्थायित्व तो नहीं होता है। उन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, लिपि के प्रयोग से हम आसानी से एक दूसरे के विचारों को बहुत दिन तक समझते रहते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। उसके बाद आती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का मतलब है वर्तमान में जिस लिपि में हम लिख रहे हैं, जैसे व्हाइट इस बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे हम ब्लू से लिख रहे हैं, येलो से लिख रहे हैं, तो इसी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं बेटा। देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। पूछा जाता है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप तो बताएंगे आप ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि का आधुनिकतम रूप तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिपि खत्म होगी, ये पूरा पोर्शन जब आप खत्म कर देंगे, जब पढ़ाया जाएगा तो एक एक अक्षर आपको ये बताया जाएगा लिपि कैसे पढ़ी जाएगी। इसके बाद लिपि के बाद आप आएंगे वर्ण में। वर्ण, और वर्ण के अंदर आप पढ़ेंगे स्वर, स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, वर्ण हिंदी वर्णमाला में 52 होते हैं। 52 अक्षरों को वर्ण कहते हैं, और 52 अक्षर में से स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन जो आप पढ़ेंगे, स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन सदैव स्वर पर निर्भर होते हैं। वर्ण जहां समाप्त होगा वहीं पे आपकी हमारी बात होगी शब्द पर। शब्द अक्षरों के मेल को शब्द कहा जाएगा। जैसे राधन मां, रा एक अक्षर हुआ और मां दूसरा अक्षर हुआ, और दोनों मिल गया, क्या बन गया बेटा? राम बन गया। इस तरीके से आप शब्द पढ़ेंगे, इस तरीके से आप वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण या अक्षर एक मूल ध्वनि है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन, और शब्द अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भी 2 भेद होते हैं, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर। नंबर 1 जो आप बताएंगे तो वो बताएंगे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। फिर आप रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ि यौगिक शब्द। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। अरे सर आवाज तो जा रही है ना। मैंने कहा शब्द, तो मैंने कहा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, साधारण भाषक शब्द हैं। फिर उसके बाद रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ि यौगिक शब्द, और उसके आगे आप पढ़ेंगे
इसको हटा रहे हैं बेटा यहां से, और आगे बढ़ेंगे आप यहां से तो देखेंगे नंबर 3 तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। कंटिन्यू लाइव रहिएगा, पापा बुलाएं, मौसी बुलाएं, ताया बुलाएं, ताई बुलाएं, व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए। ऑनलाइन अगर फ्लॉप हुआ है, ऑनलाइन में लोग कहते हैं सर मज़ा नहीं आता, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने कमरे में अपनी कॉपी किताब खोल के ऑफलाइन की तरह नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप वहाँ स्वतंत्र होते हैं, आपको किसी का डर नहीं होता है। जिस दिन आपने ये डर पैदा कर दिया कि इमरान सर सामने खड़े हैं, मेरे पिता ये कह रहे हैं कि पूरी क्लास ऑनलाइन लेकर तभी उठना, तो मेरा मानना है तुमको ऑनलाइन समझ में आने लगे, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। ये इस तरीके से शब्द पढ़ेंगे, शब्द के अंदर क्या होगा, कैसे उदाहरण आएंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो बताए जाएंगे आपको। उसके बाद आपकी बात आती है हमारी वाक्य, शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा बेटा, वाक्य। शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा भाई, विषय पाठ्यक्रम बता रहे हैं पूरे हिंदी का एक अक्षर का। शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। वाक्य भी देख लीजिए आप। नंबर 1 सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद वाक्य के फिर भेद हैं, ये पहले भाग का भेद है, ये दूसरे भाग का भेद है। नंबर 2 अर्थों के आधार भेद देख लीजिए। नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक इसमें हैं, पूरे बताए जाएंगे। जैसे निषेध वाक्य किसे कहते हैं, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसे सरल आप विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, वो पूरे 8 ये पढ़ाए जाएंगे इधर। जैसे मैंने कहा सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया का बोध हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मैंने कहा राम जाता है, राम जाता है, तो सरल वाक्य हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा जिसमें एक क्रिया का बोध हो, राम करता हुआ और क्रिया जाना हुआ और साधारण तरीके से कार्य पूरा हो जाए। जब आपको ये पढ़ाया जाएगा तो आपको एक चीज अच्छी समझ में आएगी। मैंने कहा जहां एक क्रिया का बोध हो और वाक्य साधारण तरीके से पूरा किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा बेटा, सरल वाक्य। जहां पर एक साधारण वाक्य हो और एक उसके साथ उपवाक्य जुड़ जाए और उसके साथ एक उपवाक्य जुड़ जाए उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। और मैंने कहा जहां संयुक्त वाक्य, जहां 2 क्रियाओं का बोध होने लगे, क्या होने लगे बेटा, 2 क्रियाओं का बोध होने से उपवाक्य कहेंगे। जैसे मैंने कहा यहां पर दूसरे में वाक्य का दूसरा भेद देखिए। मैंने अर्थों के आधार पर मैंने कहा निषेध वाक्य जहां पर कोई कार्य ना करना पाया जाए उसे हम निषेध वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य जहां पर आज्ञा दी जाए, तुम मुझे पानी लाओ, पिता का पैर छुओ, 1 गिलास पानी दो, तो आज्ञा दिया जा रहा है ना भाई, वहां आज्ञावाचक। तुम यहां नहीं जाओगे, निषेधवाचक वाक्य। तुम्हारे पिता कब आएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरीके से 8 ये पढ़ाए जाएंगे आपको। इस तरीके से वाक्य पूरा होगा आपका। इसके बाद और आगे बढ़ जाए, आपको अभी तक मैंने परिचर्चा की, समझ लीजिए बेटा सब कायदे से। मैंने बताया भाषा कैसे पढ़ाई जाएगी, भाषा की परिभाषा बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, भेद बताया जाएगा। फिर मैंने आपसे बताया लिपि बताई जाएगी, देवनागरी लिपि बताई जाएगी। हमने फिर आपसे आगे बात की वर्ण बताया जाएगा जिसे आप अक्षर कहते हो। अक्षर के साथ आपको शब्द बताया जाएगा, शब्द के बाद आपको वाक्य बताया जाएगा। बहुत रोचक तरीके से बताया जाएगा। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान सर फीस जमा कर दिए 499, पता नहीं इमरान सर कैसा पढ़ाएंगे, कोई मुझसे पढ़ा हो तो उससे पूछिएगा हम कैसा पढ़ाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बहुत लंबा सफ़र, बहुत लंबा समय इस लाइन से गुजरते हुआ हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे पूरी टीम फैकल्टी स्वस्थ रहे और मेरे पूरी कोशिश होगी कि उन्हें किसी प्रकार की कोविड-19 संबंधित कोई समस्या ना हो
मैं आपको 499 में जो वादे किए हैं पूरे एक एक अक्षर पे पूरे वादे उतरेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को कुछ समझ में आए, ये भी हो सकता है किसी को कुछ समझ में ना आए, तो उसको जब वीडियो का 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आने लगे। जहां हमारी आपकी परिचर्चा खत्म होगी वर्ण पर, शब्द पर, वाक्य पर, वहीं हम आपकी परिचर्चा चालू होगी संज्ञा पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर, क्रिया पर। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाएगा बेटा? अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि पढ़ाया कैसे जाएगा आपको पूरी संज्ञा, या हिंदी पूरी कैसे पढ़ाई जाएगी। अभी मौखिक पढ़ा रहा हूं, जब समझाने लगूंगा देख एक अक्षर समझाकर इसका फिर प्रैक्टिस शीट बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो आपको एक दोनों चीजें समझ में आने लगेंगी। मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। नंबर 2, जातिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक, और नंबर 3 भाववाचक, और नंबर 4 द्रव्य या पदार्थवाचक। नंबर 5 समूहवाचक। इस टाइप से आप संज्ञाएं पढ़ोगे, ये 5 संज्ञाएं आपको मिल जाएंगी। फिर मैंने कहा संज्ञा जहां समाप्त होगी कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उदाहरण आएंगे, इसकी परिभाषाएं क्या होंगी। जब इसे सूची निकल के इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको एक एक अक्षर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमसे ये कहते इमरान सर मेरे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देते हो। बेटा जब 150-150, 200 लोग परमानेंट कमेंट करेंगे और पढ़ाने के साथ अगर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जिससे आपका जो पर डे का बैलेंस है जीबी के रूप में वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो को गंभीरता से देखिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में आए तो दूसरी बार देखिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके दिमाग में मैं कोई क्वेश्चन बनने ना दूं। एज ए प्रतियोगी छात्र बनकर भी मैं पढ़ाऊं, एज ए गुरु बनकर भी मैं आपको पढ़ाऊं। संज्ञा शब्द समाप्त हो गई, क्या आएगा बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम में आप क्या देखेंगे? जहां वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है और उसके स्थान पे बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण हैं मैं, हम, तुम, वह, वे इत्यादि। क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर बार बार प्रयोग किए जाते हैं। मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता गुजरात में निवास करती हैं, वह वर्तमान में बंगाल की रैली में गए थे, उनके दिल्ली आने के बाद कोविड-19 पे परिचर्चा हुई। वह उनका जो लगाया जा रहा है नरेंद्र भाई मोदी के लिए लगाया जा रहा है ना भाई, तो नरेंद्र भाई मोदी करता हुए और उनके स्थान पर वह, वे, उनका जो लगाया जा रहा है ये सब सर्वनाम है। ये सब सर्वनाम है। बहुत सारे चैनल पे आप वर्तमान में वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे जगह पर आप हिंदी पर देख रहे होंगे। एक बार और वीडियो से इन वीडियो को मिलाइएगा, तुलना करिएगा। तुलना करने से यह पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। सर्वनाम के फिर भेद आ जाएगा बेटा। सर्वनाम के भेद में मैं आपको उंगली बता दे रहा हूं, जब लिखाऊंगा तो एक अच्छा समझाता चलूंगा बेटा। मैंने कहा सर्वनाम के भेद, तो मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद अंदर भी हैं। भेद के अंदर भेद है। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्य पुरुष, नंबर 3 अंतिम या उत्तम पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आखिरी में कौन सा सर्वनाम बेटा? कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, 1 सेकंड के अंदर कमेंट करिए। 5 मैंने बताया आखिरी, निजवाचक सर्वनाम, जहां कर्ता स्वयं अपने आप को सर्वनाम के रूप में मान लेता है, उसे क्या कहा जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जहां सर्वनाम खत्म होगा वहीं पर हमारी आपकी परिचर्चा जो होगी वो होगी
क्रिया पर चर्चा होगी। तो क्रिया बहुत छोटा पॉइंट है, क्रिया बहुत छोटा पॉइंट है। वाक्य में कार्य जो किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, वाक्य में कार्य जो करता है उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसे हम क्रिया कहेंगे। क्रिया के आप जब भेद देखेंगे तो क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो क्रियाएं हैं, इनकी परिभाषा है, इसके उदाहरण हैं, ये सब समझा दिया जाएगा तो आपको एक एक अक्षर समझ में आ जाएगा। और इसी का प्रैक्टिस शीट बाद में करा देंगे। आने वाले संबंध में क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दरोगा में है, लेखपाल में है, एसएससी जीडी में है, एक एक अक्षर यही सॉल्व कराते चलेंगे, आपसे आंसर लेते चलेंगे। जब हम इसको पढ़ा लेंगे तो हर चीज आपकी क्लियर होती चली चलेगी। चलिए भाई सब और आगे बढ़िए। जहां क्रिया समाप्त होगा वहीं हमारी आपकी परिचर्चा किस पे होगी? वहीं हमारी आपकी परिचर्चा होगी विशेषण पर। विशेषण बताओ भाई, विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की, कायदे समझिएगा, शायद यही याद करा दे, लिखने की जरूरत न पड़े बेटा। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। राम गोरा है, राम गोरा है, तो राम कर्ता हुआ और कर्ता के साथ यह संज्ञा भी हुई, हाँ या ना? ये संज्ञा है ना भाई, मैंने कहा संज्ञा है और संज्ञा राम है, और मैंने परिभाषा बताई जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, तो राम संज्ञा हुई और गोरापा उसका क्या हुआ? विशेषण हुआ, हाँ या ना? इस तरीके से आपको विशेषण पढ़ाया जाएगा। विशेषण और विशेष दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण, और विशेष और उसकी जो भी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। घोड़ा काला है, काला विशेषण है। घोड़े विशेषता क्या है? या काला है और घोड़ा क्या हुआ? विशेष हुआ, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा काला विशेषण हुआ और घोड़ा विशेष हुआ। इसका मतलब यह है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष, किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, या विशेष हुआ और इसकी विशेषता बताई क्या जा रही है, या काला है या इसका विशेषण हुआ, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने माता पिता की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। ये समय अगर निकल गया तो समय फिर मिल नहीं पाएगा। मेरा अपना मानना है कि बहुत ईमानदारी से मेहनत करो बेटा, बहुत मुश्किल होगी नहीं तो आने वाले समय में जिस तरीके का माहौल है, प्राइवेट सेक्टर पूर्ण रूप से डूबता जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में एक आश है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर कोविड-19 पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब इसका पेपर होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, कोविड-19 का लंबा सफ़र नहीं है। 15 मई से लेकर 25 मई 30 मई के मध्य कोविड-19 अपने धनात्मक ढाल से ऋणात्मक ढाल की तरफ घूमेगा, और जब वो घूमेगा तो फिर से ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी, और जैसे ही कुछ सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, एमटीएस का पेपर, एसएससी सीजीएल का पेपर, सीएचएसएल कैंसिल पेपर, दरोगा का पेपर, लेखपाल का पेपर, एसएससी जीडी का पेपर 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा। फिर आप ये कहना कि इमरान सर हम 2 महीने कोविड-19 में घर पे केवल स्टेटस लगा कर बिता दिए, केवल ये बताते रहे फलाना शमशान में बहुत भीड़ थी, वहाँ पे लोग बहुत जल रहे थे, ये बताना कोविड-19 की फला आदमी को वैक्सीन नहीं मिली, फिर कहीं मोदी जी की बुराई करना, कहीं अखिलेश जी की बुराई करना, बस यही बुराई ही करते रहना। सदैव वह व्यक्ति बुराई करता है, सदैव उस व्यक्ति की बुराई करता है जो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा होता है। आपसे बड़ा व्यक्ति कभी भी आपकी आलोचना नहीं करेगा। आलोचना, नकारात्मक विचारधाराओं को छोड़िए, केवल अच्छे कामों पे अपना फोकस करिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी, इसका प्रयोग करिए।
ये आपको जो विशेषण दिखाई दे रहा है इसके 4 प्रकार होंगे बेटा। मेरा काम है मैं आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊं, पढ़ना ना पढ़ना बेटा ये आपके हाथ में, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा इमरान सर 5 लाख का सेटअप तो आप लगवा रहे हो, क्या ये खर्च निकल आएगा? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा खर्च निकालने के लिए हर संसाधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कुछ संसाधन का प्रयोग दिल में संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। हमारा बच्चा जो पूरी फीस जमा कर चुका है, जो कोविड-19 के 9 महीने को झेल कर निकला है, जिसके माता पिता ने अपनी बकरी को, जिसके माता पिता ने गेहूं को बेचकर उसकी फीस 9,500 जमा की है, जिसने 1400 रुपये देकर मटेरियल खरीदा था, उसका कोई दोष नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था। अच्छा बेटा दोष मेरा भी कोई नहीं है, ना मैं डीएम के ऊपर और सरकार के ऊपर जा सकता हूं, ना मैं कोचिंग खोल सकता हूं। और जैसे ही कोचिंग का प्रारूप खोलने का आएगा तुरंत खोलेंगे कोचिंग, तब तक ऑनलाइन आप मेहनत से पढ़ते रहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे यहाँ के बच्चों में, या मेरा जो बच्चा अब मुझसे बाहर का जुड़ रहा है, कल 3 बच्चे झारखंड से जुड़े, एक बच्चे का पंजाब से फोन आया कि सर मेरा एक भाई जो रायबरेली में रहता है उसने मुझे पंजाब में शेयर किया है वीडियो, और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है सर, पंजाब पुलिस की वैकेंसी आने वाली। तो मैं दंग रह गया, मुझे लगा कि जो ये 4 खाना वाला कमरा है हम यहीं तक जाने जाते हैं। उस बच्चे को जिसने पंजाब वो वीडियो भेजा अपने मित्र के पास या उसके रिश्तेदार के पास, उस मित्र को जिसने दूसरे मित्रों को जोड़ा मेरे साथ, जिसने शेयर करने में मेरी हेल्प की, जिसने अध्ययन एकेडमी के इस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की चेष्टा की, उन सब का धन्यवाद। आने वाले टाइम पे जब आप मेरे सामने आमने बैठेंगे तो मेरी नजरें आपको पहचान लेंगी कि जब बुरा दौर चल रहा था, जब ऑनलाइन क्लासेस का नया प्लेटफॉर्म अध्ययन एकेडमी तैयार कर रही थी, तो आप सबसे मजबूत सिपाही के रूप में अध्ययन एकेडमी के साथ और इमरान सर के साथ खड़े थे। धन्यवाद। आइए विशेषण देखिए, गुणवाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण और सर्वनामित विशेषण। ये 4 विशेषण हैं। जहां गुणवत्ता की बात होगी वहां गुणवाचक विशेषण होगा। आम मीठा है तो आम की विशेषता क्या है? गुणवत्ता है ना भाई। आम मीठा तो आम की विशेषता क्या है? वो मीठा है ना, तो गुणवाचक में चला जाएगा। मैंने कहा वह 5 भाई हैं, तो वह 5 भाई हैं, तो उनकी विशेषता क्या है कि वह 5 भाई हैं, काउंटेबल है ना, तो संख्यावाची चला जाएगा। मैंने कहा सारा देश गुस्से में है, काहे गुस्से में है? हमारी वैक्सीन दूसरों को दे दिए, पहले निर्यात किया अब आयात करेंगे, इसलिए दोस्त गुस्से में हैं। जिनके माता पिता की डेथ हो गई, जिनका सगा भाई 22 साल का तड़प के मर गया, उसको ये एहसास हुआ उसके साथ क्या हो गया। हम पर 1000 रुपया कोरोना मास्क का लिया जा रहा है, सरकार की अपनी पॉलिसी है, हम लापरवाह हैं, हम नहीं लगाते हैं, 1000 रुपया चालान भरेंगे। मगर सर अगर आप लापरवाह हैं, आपके द्वारा मेरे माता पिता की अगर जान गई है, सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है, तो आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने कई मिलियन टन कई वैक्सीन बाहर भेजी जो कि इस देश में बहुत ज़रूरत थी उसकी। विश्व का सबसे अधिक वैक्सीनेशन वाला देश भारत बना, मगर भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भी चीन के बाद रहती है। इसकी ज़रूरत थी हमको। हम रोएंगे तो आपसे रोएंगे, दर्द बताएंगे तो आपसे बताएंगे, इसलिए आपसे बता दिया, और कोई कारण नहीं था। जहाँ सारा देश गुस्से में, मैंने कहा जहाँ मात्रा का स्पष्ट बोध ना हो वहाँ पर परिमाणवाचक होता है, क्षेत्रफल स्पष्ट ना हो। और मैंने कहा जहाँ सर्वनाम को ही विशेषण मान लिया जाए वहाँ पर सर्वनामित विशेषण होता है। वह किताब मोटी है। बेटा मैं बहुत सारा हिंदी पढ़ाऊँगा, तुम्हारे खून, तुम फारसी मीडियम हो, अरबी मीडियम हो, तुर्की मीडियम हो,
आज भारत से वर्तमान आए हो, हिंदी पढ़नी आती है हल्की फुल्की, मैं वादा करता हूं कि हिंदी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी का डर खत्म कर दो। आज अध्ययन अकेडमी में इमरान सर की पूरी क्लास देख लेना, हिंदी का डर खत्म। वह किताब मोटी है, कहोगे इमरान सर ये तो जो मोटी आप दिखा रहे हो तो गुणवाचक है, किताब गुणवत्ता मोटी है। तो बेटा जब उसे सर्वनामित विशेषण पूछना होगा ना तो यह स्पष्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, यह स्पष्ट करेगा उपर्युक्त वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। क्या करेगा, वह अपने आप को स्पष्ट करेगा, वो फंसेगा नहीं। अगर जैसे फंस जाएगा ना तो हाई कोर्ट चले जाना, हाई कोर्ट चले जाओगे तो भाई साहब बुलाए जाएंगे, जज साहब पूछें कौन सा सस्ता नशा करके पेपर बनाए थे भाई साहब कि तुम स्पष्ट ही नहीं कर पाए कि गुणवाचक पूछना है कि सर्वनामित पूछना है। तो वह किताब मोटी है, जब ये पूछेगा और 4 ऑप्शन देगा, ये चारों ऑप्शन अगर आपको देगा और अगर उसको सर्वनामित पूछना होगा तो टारगेट करेगा वो वह को। तो ये बताइए, हम, तुम, हम, वह, वे सर्वनाम है ना बेटा, और सर्वनाम किस प्रकार का है, सर्वनामिक विशेषण है। अगर पूछा, विशेषण पूछा गया और साफ साफ दे दिया वह, मैं, तुम, हम, इसका, उसकी, तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, कौन सा विशेषण है, तो सर्वनाम पूछ रहा है तो विशेषण किस प्रकार का होगा, सर्वनामित विशेषण होगा। अगर यहां यह ना दिया गया होता, मान लो बेटा ये यहां दिया ही ना गया होता और पूछता कि कौन सा विशेषण है, तब यह विशेषण कौन सा हो जाता, गुणवाचक हो जाता, क्योंकि इसमें 2 विशेषण आएंगे और जब तक वह टारगेट करके नीचे उपयुक्त वाक्य में वह कौन सा विशेषण नहीं दिया जाएगा तब तक यह गुणवाचक रहेगा, और जैसे ही वह को कोड कर दिया जाएगा यह अपने आप को गुणवाचक से हटाएगा और सर्वनामित में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से आप सर्वनाम पढ़ेंगे। मेरी आशा है मेरे पास जितना ज्ञान है मैं पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं। 10 साल का यह अनुभव बोलता है कि आपको समझ में आ रही होंगी। मेरा वादा है कि जिसको एक बार में समझ में ना आए, इस वीडियो के 1 से 2 बार ज़्यादा देखिएगा। मेरा अपना मानना है कि आपको ये समझ में आने लगेगा। ये आपका जो हिंदी की क्लास चल रही है, ये आपकी संपूर्ण रूप से विषय पाठ्यक्रम चल रहा है। विषय पाठ्यक्रम मैं सबसे पहले आपको दिखा चुका हूँ। उसी विषय पाठ्यक्रम के आधार पर हमारी आपकी परिचर्चा प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक बिंदु बिंदु पर चलती चली जा रही है। आगे हमारी आपकी बात होगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गया। आगे बात होगी हमारी आपके लिंग पर। बताओ भाई, कमेंट करके तुरंत बताओ हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत कमेंट करो। बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने लिखा है 2। हाँ सर, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्योंकि इमरान सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं तो और 2 लिंग कहाँ गए? हाँ सर, क्लियर करिए, कागज समझिएगा, जब लिखाया जाएगा तो और अच्छे समझाया जाएगा। लिंग हिंदी में 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और अंग्रेजी में जेंडर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार का बेटा पढ़ोगे? 2 प्रकार का पढ़ोगे। 2 प्रकार का पढ़ोगे। चिन्हित कैसे होगा, अपवाद क्या है इस लिंग में, ये आपको पढ़ाते समय बता दिया जाएगा। और आगे बढ़िए, जहां जेंडर खत्म होगा फिर वचन की बात आएगी। वचन में कुछ बहुत अधिक है नहीं, मेन मुद्दा चालू होगा आप कारक से। कारक हिंदी का एक बड़ा पोर्शन है। चाहे जो पेपर आप देंगे, चाहे जिस प्रकार का पेपर देंगे, दरोगा देंगे, लेखपाल देंगे, SSCGD देंगे, सिपाही देंगे, कानूनगो देंगे, RO देंगे, ARO देंगे, हिंदी में कारक का महत्व अपने में सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन आना ही आना है। हिंदी में कारक से क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। एक तो आता है विभक्ति से, जिसे आप पहचान कहते हो। एक पहचान से क्वेश्चन बनेगा बेटा, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा उदाहरण देकर पूछेगा कौन सा कारक। विभक्ति देख लो, इसकी पहचान देख लो बेटा। कारक पहचान,
कर्ता ने कर्म को करण से माध्यम अथवा साधन में प्रयोग किया जाता है। से का यहां किसमें, से का प्रयोग किसमें किया जाएगा बेटा, माध्यम अथवा साधन में। करण से संप्रदान को के लिए हेतु वास्ते अपादान से अलग होने के लिए यहां किया जाएगा से का प्रयोग। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे अजी सुनो, इस टाइप से पूरा आपको कारक पढ़ाया जाएगा। कारक के बाद एक एक कारक की परिभाषा बताई जाएगी, उसके उदाहरण बताए जाएंगे बेटा। इस तरह से पूरा कारक होगा। पूरा कारक पढ़ाने के बाद, एक एक परिभाषा समझाने के बाद, एक एक उदाहरण समझाने के बाद इसकी प्रैक्टिस सीट होनी शुरू हो जाएगी। चाहे संज्ञा होगा, चाहे सर्वनाम होगा, चाहे विशेषण होगा, चाहे क्रिया होगा, चाहे लिंग होगा, चाहे कारक होगा, चाहे भाषा होगी, चाहे लिपि होगी, हर एक वर्ण होगा, शब्द होगा, वाक्य होगा, पूरा पॉइंट पढ़ाया जाएगा। पूरा पॉइंट पढ़ाने के बाद उस पर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीट सॉल्व कराए जाएंगे। आने वाले भविष्य जो बीते हुए गत वर्षों के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा, ताकि भविष्य में आपको क्वेश्चन फंसाए जा सके और आगे आ जाएंगे। बस रिक्वेस्ट मेरी एक है, यूपी का लड़का सफल नहीं होता तो उसके पीछे एकलौता कारण यह है कि वो लड़का कंटिन्यू नहीं रहता। पहले दिन जो उसमें देखेंगे 1300 लोग, 1400 लोग, फिर बाद में देखेंगे 900 लोग, फिर बाद में देखेंगे 600 लोग, फिर बाद में देखेंगे 300 लोग, और सफल होना चाहेंगे 1400 लोग। जब सर 300 लोग देख रहे हो तो 1400 लोग सफल होने की बात क्यों कर रहे हो? ईश्वर से उतना ही मांगो जितनी मेहनत की है। मेरा मानना है कि कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। आइए, कारक के बाद हमारी आपकी पर चर्चा होगी। समास पर। समास मतलब समधन अस। समधन अस। सम का मतलब बराबर, अस का मतलब होना। किसी वाक्य के बराबर किसी शब्द का होना समास कहलाएगा। समास के भेद द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि की बात, बहुव्रीहि की बात भाई, अव्ययी भाव। एक अपवाद आ रहा है, इलाहाबाद में बहुत कम टीचर इस अपवाद को पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में ये बात बोल रहा हूं। अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जानते भी होंगे, नहीं है बाहर से जुड़ रहे हैं आप तो जान लीजिए। द्विरुक्ति समास, ये किताब में भी आपको नहीं मिलेगा अमूमन। द्विरुक्ति समास, टोटल 6 समास आपको पढ़ने हैं समास में, और एक अपवाद में द्विरुक्ति समास। इस समास के इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और आगे बढ़ जाइए भाई आप।
समास के बाद आपका आ जाएगा उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग वाक्य शब्द के आगे जुड़ेगा बेटा और प्रत्यय शब्द के पीछे। जब वक्त आएगा तो इसको समझाया जाएगा। ये सबसे हिंदी का बड़ा पोर्शन है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय जहां समाप्त होगा वहीं पर हमारी आपकी परिचर्चा किस पे होगी? तद्भव तत्सम पे हो जाएगी। तद्भव तत्सम। तद्भव मतलब गवई शब्द या हिंदी के शब्द या अशुद्ध हिंदी के शब्द, और तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द। जैसे आम तद्भव हुआ, आम्र तत्सम हुआ। गड्ढा तद्भव हुआ और गर्त तत्सम हुआ। कबूतर तद्भव हुआ और कपोत तत्सम हुआ। भविष्य में जब तुम बनोगे दूल्हा तो दूल्हा तुम तद्भव हो रहोगे, और तुम्हारा जो संस्कृत बनेगा तत्सम जब जाना होगा तो तुम दुर्लभ हो जाओगे। कैसे हो जाओगे भाई? दुर्लभ हो जाओगे। ठीक है भाई, ये हमारी आपकी परिचर्चा होगी इस पर से। इसके बाद हमारी आपकी बात आगे बढ़ेगी और होगी फिर बात समानार्थी पर। एक शब्द के बराबर एक वाक्य का होना समानार्थी कहलाएगा। एक शब्द के बराबर एक वाक्य का होना समानार्थी कहलाएगा। मैंने कहा अनाहूत का समानार्थी वाक्य है जो अभी नया नया आया हो। जो अभी नया नया आया हो वो क्या कहलाएगा बेटा? समानार्थी शब्द कहलाएगा। सारे जो लोग समझ पा रहे हो हमको, और जो लोग लग रहा है कि इमरान सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको देने की तैयारी में है, ये अभी बहुत विस्तार नहीं है, बहुत शॉर्ट है ये। क्योंकि अगर मैं विस्तार दे दूंगा बेटा 5-6 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। आगे चलकर एक एक पार्ट का वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। आज समानार्थी शब्द पढ़ा दिया, कल अनेकार्थी पढ़ा दिया, उससे पहले हमने कारक पढ़ा दिया, उसके बाद हमने समास पढ़ा दिया, उससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा दी, विशेषण पढ़ा दिया, क्रिया पढ़ा दिया। एक एक पार्ट आपको परमानेंट मिलता रहेगा। अनाहूत जो ये गलत है बेटा, अनाहूत का नव आगंतुक का है ये। किसका है ये? नव आगंतुक। ये नव आगंतुक का जो अभी नया नया आया हो। मैंने कहा अनाहूत जो बिन बुलाया आया हो। उसे क्या कहा जाएगा? अनाहूत कहा जाएगा। निरामिष जो मांस खाने वाला ना हो। युस्सु जो युद्ध की इच्छा रखने वाला हो। तितिरसा जो तैरने की इच्छा रखने वाला हो। नैपथ्य रंगमंच के पीछे का स्थान जिसे कहा जाता है। दत्तक जो गोद लिया हो पुत्र हो दत्तक कहलाएगा। इस तरीके से पूरी आप समानार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। इसके बाद अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा अनेकार्थी शब्द विषय सूची देखते चलिएगा अपनी अपनी बात में। अनेकार्थी शब्द मैंने कहा तो मैंने कहा एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो। जैसे मैंने कहा आपसे कपड़ा, तो मैंने कहा अंबर है, मैंने कहा दुकूल है, मैंने कहा परिधान है, तो कई शब्द निकल रहे होंगे। जैसे मैंने कहा दरवाजा, तो मैंने कहा पट है अनेकार्थी शब्द में। इस तरीके से अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। फिर आपकी हमारी बात होगी मुहावरे पर। मुहावरे बात होगी तो ये भी क्वेश्चन परमानेंट मुहावरे भी आते हैं आपके। मैंने कहा मुहावरे पे, तो जैसे मैंने कहा इंद्र का अखाड़ा। मैंने क्या कहा बेटा? इंद्र का अखाड़ा। मैंने जब इंद्र का अखाड़ा कहा तो इसका वाक्य प्रयोग करिए। तो मैंने कहा इंद्र का अखाड़ा, तो मैंने कहा विलासिता।
विलासिता में डूबा हुआ समाज। क्या कहा मैंने? विलासिता में डूबा हुआ समाज को इंद्र का अखाड़ा कहा जाएगा। हाँ या ना? मैंने कहा 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसका वाक्य प्रयोग करिए। विलासिता में किया गया 9 दिन चले 2.5 कोस। तो मैंने कहा आलस्य में किए गया कार्य किया गया कार्य, मतलब बहुत आराम से कार्य किया गया है। आराम से 9 दिन चलते रहे, 2.5 कोस ही चल पाए बेचारे, क्योंकि आलस्य में कार्य कर रहे थे। कोई ये बहुत मजबूती के साथ कार्य नहीं कर रहे थे। इस तरीके से ये मामला हुआ आपका पूरा। इस तरीके से आपको मुहावरा पढ़ाया जाएगा। मुहावरा के बाद आपको लोकोक्तियाँ बताई जाएंगी। लोकोक्तियाँ के बाद आपकी और आगे पर चर्चा होगी तो पर्यायवाची बताई जाएगी। जैसे मैंने कहा घर तो घर की पर्यायवाची क्या होगी बेटा? सदन, धाम, आलय, निकेतन, ये सब घर की पर्यायवाची हो जाएगी आपकी। तो मैंने कहा जैसे ढूंढना पर्यायवाची में सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि अनल और अनिल पर्यायवाची में अंतर क्या है। दुहिता पर्यायवाची किसकी है? सुत पर्यायवाची किसकी है? सुता पर्यायवाची किसकी है? तनया पर्यायवाची किसकी है? और तनय पर्यायवाची किसकी है? जो छोटे छोटे हिंदी के शब्द हैं इसको पकड़ना हमको बहुत ज़रूरी है। पर्यायवाची समाप्त होगी, फिर हमारी आपकी बात होगी विलोम पर। विलोम समाप्त होगा तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। 5 से 6 पाठ तद्भव, तत्सम, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये आपके वर्ड पावर के पोर्शन है, जिसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा बेटा। फिर हमारी आपकी बात होगी रस पर। रस मूलतः 10। रस कितने वैसे? रस वैसे कितने भाई? 10, मगर भरत मुनि के अनुसार रस 8। किन 2 रसों को रस नहीं माना जाता है? शांत रस को और वश्य रस को। रस का भेद नहीं माना जाता है। रसों का राजा किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। भरत मुनि रस कितने बताए? 8 रस बताए। 2 रस ये जुड़ जाएंगे, कितने रस हो गए बेटा? 10 रस हो गए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है जो पढ़ा रहा हूं? रस रियल वैसे 10, भरत मुनि के अनुसार रस 8। ये क्वेश्चन पूछा गया, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद? 8 भेद। रस, भरत मुनि रस 2 रसों कौन सा रस नहीं माना? शांत रस, वत्सल रस को रस का रूप नहीं माना। भरत मुनि रस का राजा किसे कहा? श्रृंगार रस को रस का राजा कहा गया बेटा। इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। रस भी 2 तरीके से क्वेश्चन लेकर आएगा। जैसे पूछ लेगा निर्वेद किस रस की पहचान है, पूछ लेगा घृणा किस रस की पहचान है, पूछ लेगा भय किस रस की पहचान है, पूछ लेगा जुगुप्सा किस रस की पहचान है, पूछ लेगा बचपना किस रस की पहचान है, पूछ लेगा निर्वेद किस रस की पहचान है, या दे देगा कोई एक उदाहरण दे देगा, पूछे कौन सा रस है, तो आपको बताना होगा। और आगे बढ़ जाइए आप। रस के बाद अलंकार आ जाइए भाई। अलंकार 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है सजावट और कार का मतलब होता है होना। कार का मतलब होता है होना। वाक्य में इसका नॉर्मल सबसे परिभाषा क्या होगी? वाक्य में सजावट का होना ही अलंकार है। अर्थात आप इसको कह सकते हो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने भेद? अलंकार के 2 भेद, शब्दा और अर्था। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद मूलतः, और अर्था के 100 या 100 से अधिक भेद। जब वक्त आएगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा हमसे, अलंकार कंप्लीट हो जाएगा बेटा आपका। अलंकार जहां समाप्त होगा वहीं और आगे आप बढ़िएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जितना विषय सूची मैं आपको दे रहा हूं, जितना सिलेबस पाठ्यक्रम मैं आपको दे रहा हूं, इन सब का प्रैक्टिस बैच भी साथ ही साथ चलता रहेगा। जो चैप्टर खत्म होगा उसका तुरंत मौखिक टेस्ट आपसे मैं लेता रहूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कराता चलूंगा। आने वाले समय के जो क्वेश्चंस हैं उस पर निर्भर होंगे वो क्वेश्चन। और आगे बढ़िए, रस हो गया, अलंकार हो गया, संधि पे आ जाइए भाई। जब संधि का मतलब होता है संयोग या मिलन, जब 2 शब्द करीब आते हैं, जब 2 शब्द पास पास आते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग उच्चारित ना करके दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जहां दोनों एक साथ जुड़ेंगे उसी को हम क्या कह देंगे? संधि कह देंगे। मैंने कहा इसको एक साधारण भाषा में बेटा ये भी तो कह सकते हो ना, साधारण भाषा में ये कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? जो हम किताबी भाषा में बोलते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, जहां दोनों मिलेगा वहां क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगी। पहले किताबी ज्ञान ले लो आप। मैंने कहा प्रथम शब्द का दो शब्द हुए बेटा ना, विद्यालय, विद्याधन, आलय। एक विद्या हुआ, दूसरा आलय हुआ, 2 शब्द हुए, 2 विद्या। मैंने कहा प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर धा हुआ और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आ हुआ। इसको अगर हम अपने भाषा में ये कह दें, सरल भाषा में ये कह दें कि धन चिन्ह के पहले अक्षर, धन चिन्ह का पहला अक्षर और धन चिन्ह के बाद का अक्षर, तो ये बहुत सरल भाषा हो जाएगी हमारे लिए। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर कहने कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रथम धन चिन्ह का पहला अक्षर और धन चिन्ह के बाद का अक्षर, यही 2 जहां मिलेंगे वहीं संधि होगी। इसके सिवा कहीं संधि नहीं होगी। इनका कोई महत्व नहीं, इसे संधि कहा जाएगा। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 3 संधियां पढ़ोगे। स्वर संधि के 5 भेद होंगे, ये पढ़ोगे। व्यंजन में आपको ट्रिक दे दूंगा मैं, और विसर्ग में भी आपको ट्रिक दे दूंगा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। इसके सिवा और आगे बढ़ो बेटा आप। संधि जहां समाप्त होगी वहीं हमारी आपकी परिचर्चा होगी। दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं आपके, चाहे जो पेपर देंगे आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप, हमारी आपकी परिचर्चा होगी हिंदी युग, हिंदी युग में रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा? छायावाद युग क्या होता है? वीर गाथा काल किसे कहते हैं? पुनर्जागरण काल क्या है? जागरण काल क्या है? समाज सुधार काल क्या है? पुनर्जागरण काल क्या है? इनके गद्य काल को किस नाम से जानते हैं? रीत काल को किस नाम से जानते हैं? छायावादी काल किसे कहते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा कवि कौन से हैं? सगुणी शाखा कवि कौन से हैं? निर्गुणी शाखा कवि कौन से हैं? रामाश्रयी शाखा कवि कौन है? कृष्णाश्रयी शाखा कवि कौन है? ये आपको विस्तार दे दिया जाएगा हिंदू युग में। जहाँ ये समाप्त हो जाएगा वहीं पे आपकी परिचर्चा, हमारी परिचर्चा किस पे हो जाएगी? हिंदी रचनाकार और रचनाएं। पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो के द्वारा रची गई रचना कौन सी है? पूछा जाएगा आपसे प्रेम भूमि किसने लिखी है? रंग भूमि किसने लिखी?
कफन किसने लिखी है, मैला आंचल किसने लिखी है, नीम के पत्ते किसने लिखी है, राम की स्मृति पूजा किसने लिखी है, राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है, रेणुका किसने लिखी है, उर्वशी किसने लिखी है। जब आपके पास कोई आंसर होगा तभी बता पाओगे बेटा, और आंसर तब होगा जब आप हिंदी रचना और रचनाकार उसको पूरा तरीके से पढ़ लोगे। इसके बाद हमारी आपकी युग खत्म हो जाएगा, रचनाकार हो जाएगा। इसके बाद हमारी आपकी बात किस पे होगी, गद्यांश पे होगी। गद्यांश पूरा 7 से 10 गद्यांश कराएंगे प्रैक्टिस में। तुम बताओगे कि कौन सा सही जा रहा है। 5 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश पे। पैसेज कितने का है ये गद्यांश का, 5 गद्य का भी कराएंगे और पद्य का भी कराएंगे, दोनों कराएंगे। इस तरीके से पूरी हिंदी शुरुआत मैंने आपसे कहां से की बेटा, मैंने आपसे शुरुआत की भाषा, भाषा परिभाषा, विशेषता, लिपि, देवनागरी लिपि। बात हमने आगे बढ़ाई अपनी, आपसे कहा वर्ण, शब्द, वाक्य, फिर मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध जिसे आप बोलते हो, रस, कारक, संधि, दोहा, सोटा, चौपाई, छंद। फिर आगे बढ़े हिंदी युग, रचना, रचनाकार और वीडियो पूरा देख लीजिएगा, सिलेबस पूरा मिला लीजिएगा। समीक्षा अधिकारी का, कानूनगो का, लेखपाल का, दरोगा का, सिपाही का, एक भी पॉइंट अगर इसमें से बचा होगा, एक आध लोग मेरे बुद्धिमान होंगे वो कह रहे होंगे इमरान सर काल नहीं लिखा आपने, वो नेगेटिव एनर्जी आदमी। भूत भविष्य वर्तमान पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये बच्चे पढ़ते कक्षा 5 वाले हैं, इनको नहीं पढ़ाना है सर। रियल में काल की कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। भाषा शुरुआत की जाएगी, गद्यांश में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक अक्षर पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस सीट पे ज़्यादा फोकस होगा, इसके सिवा और कुछ नया नहीं करना है। आज के लिए हमारी अब क्लास इतनी, उम्मीद रखता हूँ आपने पूरी ईमानदारी से पूरी क्लास को देखा होगा। मेरे कहने पर ही सही एक बार लाइक, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि आपके ये परिवार मजबूत हो सके। इस कोविड-19 में जितना आप दुखी होंगे शायद उतना हल्का दुखी मैं भी होऊंगा, मगर संकट में रास्ते निकालने पड़ेंगे। भूखे पेट कोई नहीं सोएगा, समय बलवान है, एक दिन ये बीत जाएगा, मगर जो समय बीत जाएगा वो लौट के कभी नहीं आएगा। इस आशा से हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की हैं। हम बेहतर देंगे, इस बात का पूरा वादा है। टीम हमारी बेहतर देगी, इस बात का वादा है। पूरी टीम रुकी हुई है यहीं पर। कुछ टीमों को बाहर कर दिया गया है, उन्होंने कोचिंग के विपरीत जाकर कार्य किया, इसलिए उनको बाहर किया गया है। जो टीम लगी रहेगी वो अच्छी लगी होगी, इस बात की आशा है। आने वाले भविष्य में फिर मुलाकात होती रहेगी। ये आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सीट और क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।